नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अद्वैत एकेडमी द वे टू सक्सेस। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने क्या हैदराबाद समाप्त कर दिया था। हैदराबाद स्वतंत्र राज्य कैसे बना, है ना। मैंने क्या बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे नवीन राज्य उदय होते हैं, नवीन स्वायत्त राज्य उदय होते हैं, और वो फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों के अधीन भी जाते हैं, ठीक है। उनमें से प्रमुख था बंगाल। फिर मैंने हैदराबाद पढ़ाया, अभी मैं मैसूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैंने बताया था अवध भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। अवध आप लोग, मैंने बताया था एनसीईआरटी है, उससे पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर मैं इसके बाद मैसूर पूरा समाप्त होने के बाद मैं सीधे इंटर करूँगा आपका गवर्नर जनरल, ठीक है। या उसके पहले धार्मिक जागरण, जो जागरण है, धार्मिक पुनर्जागरण, सामाजिक एवं धार्मिक जागरण। उसके बाद सीधे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोर टॉपिक है आपका इसका आधुनिक भारत के इतिहास का, हम लोग वहाँ पे इंटर कर जाएंगे और उसको तेज़ी से लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मैसूर। मैसूर पहले क्या हुआ, मैसूर पहले स्वतंत्र राज्य कैसे बना, नवीन स्वायत्त राज्य कैसे बना, ठीक है। पहले हम वो पढ़ेंगे कहानी। उसके बाद फिर क्या होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। क्या होते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। ये जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। ये आंग्ल मैसूर जो युद्ध है, ये कहानी किसकी है, ये कहानी है आपकी मैसूर की अंग्रेज़ों के अधीन जाने की। मीन्स यहाँ पे 2 व्यक्ति होते हैं, एक होता है हैदर अली, दूसरा होता है टीपू सुल्तान। तो जो 2 युद्ध होते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये किसके किसके बीच में होते हैं, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। लेकिन द्वितीय युद्ध के समय ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान उसी युद्ध में आ जाता है। और बाकी दोनों युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच होते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि आप ये डेट याद कर लें, ठीक है। अगले वीडियो में ये हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे चारों आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है, डेट लाइन पूछ लेता है कि किस सन में हुआ, उसके बाद संधियाँ कौन कौन सी हुई, किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेज़ गवर्नर कौन था, ये सब बहुत सारे पॉइंट यहाँ से आंग्ल मैसूर युद्ध से निकल के आते हैं। उसके पहले हम लोग ये जो पूरी पढ़ेंगे जर्नी यहाँ तक, वो क्या है कि मैसूर स्वतंत्र राज्य कैसे बना, ठीक है, और किसने बनाया। तो किसने बनाया मैसूर को स्वतंत्र राज्य, हैदर अली ने। किसने बनाया, हैदर अली ने मैसूर को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। इसका मतलब पहले ये मुग़लों के अधीन रहा होगा, पहले ये मुग़लों के अधीन रहा होगा, कंफर्म है ना। तो ये मुग़लों के अधीन के बाद ये स्वतंत्र घोषित कर देंगे अपने आप को। चलो देखते हैं, इसके पीछे एक कहानी है। आप मध्यकालीन भारत जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो विजयनगर साम्राज्य का ही एक भाग था ये मैसूर, विजयनगर साम्राज्य का ही एक भाग था ये मैसूर। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक राजवंश शासन कर रहा था जिसका नाम था वडियार। क्या था, वडियार राजवंश था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कभी कभी कि मैसूर में किस राजवंश का शासन था। मैसूर में वडियार राजवंश का शासन था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैसूर में वडियार राजवंश का शासक था, ये हो गया पॉइंट। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य का ही एक भाग था मैसूर, विजयनगर साम्राज्य का ही ये भाग था। मैसूर इस समय कहाँ पे, जो इस समय जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पे है मैसूर। इस समय जो कर्नाटक राज्य, पहले मैसूर एक स्वतंत्र राज्य था, पहले मैसूर एक स्वतंत्र राज्य था। अभी ये क्या है, कर्नाटक का एक शहर है मैसूर, जो बेंगलोर से है, दूर है काफ़ी, लगता 400 से 500 किलोमीटर का डिफरेंस होगा शायद। तो ये मैसूर कर्नाटक का भाग है, ठीक है। तो ये विजयनगर साम्राज्य का एक भाग था जो उस समय था, ठीक है।
यहाँ पे अभी क्या होता है, घटनाएं कैसे चेंज होती हैं। यहाँ पे एक कमज़ोर शासक गद्दी पे बैठता है ना। ये भी पूछ लेता है कौन बैठा, इम्मादी कृष्णराज, ये इसकी उपाधि थी, इम्मादी कृष्णराज। नाम क्या था, कृष्णराज चिक्का राजा। ठीक है, क्या बोलते थे इसको, इम्मादी कृष्णराज चिक्का राजा गद्दी पर बैठा। जब ये बैठा तो इसके समय में दो मंत्री थे, नंदराज और देवराज, है ना। तो पूरा जो इनका पावर थी वो दोनों मंत्रियों के हाथ में थी। किसके हाथ में, दोनों मंत्री, जो इसके दो मंत्री थे नंदराज और देवराज। नंदराज के हाथ में क्या था, राजस्व एवं वित्त मंत्रालय था। तो ये तो बहुत पावरफुल हो गया, राजस्व और वित्त ये, ठीक है। और देवराज क्या था, सेनापति था ये। तो ये जो नंदराज था, इसने क्या, वास्तविक सत्ता नंदराज के ही हाथ में थी। ठीक है, यही चला रहा था वहाँ का शासन, मैसूर का शासन कौन चला रहा था, नंदराज। उसी समय क्या होता है कि हैदर अली एक सैनिक के रूप में भर्ती होता है, नंदराज की सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर मराठों का आक्रमण होता रहता है। उधर मराठे एक एंटिटी है, आपको पता है। ठीक है, तो मराठों का आक्रमण होता रहता है। तो मराठों के आक्रमण में हैदर अली ने अपनी सैन्य कुशलता दिखाई, हैदर अली ने अपनी सैन्य कुशलता दिखाई। तो वो बहुत प्रभावित हुआ, कौन, नंदराज। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर देखा वास्तविक सत्ता नंदराज के हाथों में आ गई, ये आपने समझ लिया। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हैदर अली नामक योग्य सा व्यक्ति नंदराज की सेना में भर्ती हुआ। ठीक है, ओके। उसी समय क्या हुआ, जो ये हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया, उसके पहले हैदर अली ने अपनी सैन्य कुशलता दिखाई। कब, जब मराठों का आक्रमण हुआ उस समय हैदर अली ने अपनी सैन्य कुशलता दिखाई। तो वो बहुत प्रभावित हुआ, कौन, नंदराज। नंदराज जब प्रभावित हुआ तो हैदर अली को डिंडीगुल एक स्थान है उसका क्या नियुक्त कर दिया गया, फौजदार नियुक्त कर दिया डिंडीगुल में। तो हैदर अली अनपढ़ था, निरक्षर था, इलिटरेट था। फिर भी आप देखते हैं कि हैदर अली मैसूर का स्वतंत्र शासक बन जाता है। तो इसने सहायता ली, एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, ठीक है, और दूसरा जो उसकी सेना को कुशल सेना बना सके। तो उस समय फ्रांसीसी थे, तो उसने फ्रांसीसियों से सहायता ली। किसने, हैदर अली ने फ्रांसीसियों से सहायता ली कि अपनी सेना को आधुनिक बना सके, और आधुनिक शस्त्रागार भी स्थापित किए डिंडीगुल में। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने फ्रांसीसियों की सहायता से यहाँ पर आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की और अपनी सेना को भी आधुनिक बनाया। ठीक है, किसने, हैदर अली ने, किसकी सहायता से, फ्रांसीसियों की सहायता से। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये स्टेप बाय स्टेप कहानी बन रही है। अभी क्या हुआ, मराठों का आक्रमण हो गया, कहाँ पे, मैसूर में। मैसूर में मराठों का आक्रमण हो गया, तो इसने फ़ायदा उठाया हैदर अली ने। हैदर अली ने क्या किया कि मराठों के आक्रमण के समय इसने सोचा कि उस समय राजमाता थी उधर, उन्होंने कहा कि अगर नंदराज को मार दिया जाए तो मराठों को भी फ़ायदा होगा, और इसने अपना फ़ायदा देखा। किसने, हैदर अली ने। इसने षड्यंत्र रचा, मैसूर पर आक्रमण किया, ठीक है, और नंदराज की हत्या कर दी। किसने, हैदर अली ने नंदराज की हत्या कर दी। और मराठों का आक्रमण भी उसी समय हुआ था, तो उसका फ़ायदा उठा के ये गद्दी पर बैठ गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल पॉइंट, मराठों के आक्रमण से उपजी अव्यवस्था का लाभ उठाकर 1760-61 में, कहीं 1760 मिलता है, कहीं पे 1761 मिलता है। ठीक है, 1760-61 में हैदर नंदराज का अंत कर मैसूर का शासक बन बैठा। एक ही लाइन में सारे पॉइंट आ गए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि मैसूर स्वतंत्र राज्य कैसे बना। इस पार्ट में आपको पता चल गया होगा कि मैसूर स्वतंत्र राज्य कैसे बना। ठीक है, तो मराठों का जो आक्रमण होता था उससे हैदर अली भी नहीं बच पाया। हैदर अली जब बैठा मैसूर की सत्ता पे,
तो उस समय देखो दो एंटिटी काम कर रही थी। एक आपका कौन था, एक आपके थे मराठे और दूसरा था निजाम, हैदराबाद का निजाम। ये दोनों लोग, मराठे तो स्वतंत्र थे ही पहले से ही, मुगल उनको कभी जीत ही नहीं पाए, ठीक है, मराठों को, ठीक है। निजाम हैदराबाद, मैंने बताया था कि निजामुल मुल्क आसफ जा, उसी का नाम है जो वो था ना, जुल्फ़िकार खान था, और एक और क्या नाम बताया था मैंने इसमें, उसका जो नाम था चिनक्लिच खां। चिनक्लिच खां का ही नाम क्या था, निजामुल मुल्क आसफ जा, जो हैदराबाद का स्वतंत्र शासक बन गया था। तो निजामुल मुल्क आसफ जा जो निजाम है, वहीं से उसी की पद से उसको निजाम शाही घोषित हो गई। आगे जो भी राजा हुए हैदराबाद में, उनको किस नाम से जाना गया, हैदराबाद के निजाम। तो निजाम का मतलब हैदराबाद का जो उस समय राजा था। तो हैदराबाद के निजाम और मराठे, ये दोनों लोग मैसूर को परेशान करते रहे हमेशा। तो आगे जब ये आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे, तो हैदराबाद के निजाम और मराठे, ये दोनों लोग भी क्या करेंगे, ये दोनों लोग भी अपनी एक एंटिटी है वो किसी का साथ देंगे। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ समझा देते हैं। वाडियार वंश का शासक था मैसूर में, आपको ये याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। चलो देखो, देखो एक थे आपके मराठे, और फिर आपका हैदराबाद का कौन था, निजाम। कौन था, निजाम, ठीक है। तो जैसे ही ये तो मराठों का आक्रमण तो हो ही रहा था, तो इसी का फ़ायदा उठाकर हैदर अली ने क्या कर दिया, हैदर अली ने नंदराज की हत्या कर दी। किसकी, नंदराज की हत्या कर दी। ये समाप्त हो गए और स्वयं स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसी समय तक जो मैसूर की जो राजधानी थी वो कहाँ पे स्थानांतरित हो गई, श्रीरंगपट्टनम। मैसूर की राजधानी कहाँ स्थापित हो गई, श्रीरंगपट्टनम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में, ओके। तो ये आपको समझ में आया। तो जब आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे तो वहाँ पे ये दोनों लोग तो किसी न किसी का साथ देंगे। तो मराठे और ये जो निजाम है वो कभी अंग्रेज़ों का साथ देंगे और कभी हैदर अली का साथ देंगे। कभी अंग्रेज़ों का साथ देंगे, कभी हैदर अली का साथ देंगे, ये मराठे और हैदराबाद। क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है, इनको क्या है, अपना फ़ायदा देखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। कभी मराठों को अगर फ़ायदा दिखता है हैदर अली से तो हैदर अली की तरफ आ जाएंगे, कभी निजाम को फ़ायदा दिखता है अंग्रेज़ों से तो अंग्रेज़ों की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा इनका एक बीच एक युद्ध चलेगा जिसको बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। मेनली तो अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच होगा, लेकिन ये दोनों लोग भी अपनी पार्टियां चेंज करते रहेंगे। कभी ये हैदर अली की तरफ होंगे, कभी ये अंग्रेज़ों की तरफ होंगे, और इनका प्रभाव पड़ता है, जिधर रहेंगे उधर का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा, ठीक है। तो इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं। मैंने वहीं पे लिखा है, वही पॉइंट है यहाँ पे, देखो शुरुआत से ही हैदर को मराठों एवं निजाम की प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ा एवं मराठों से पराजित भी हुआ। मराठों से पराजित भी हुआ प्रारंभ में, लेकिन जो मराठों के जो पेशवा थे, जो ताकतवर पेशवा थे, पेशवा माधवराव, जब उनकी मृत्यु हो गई तब हैदर अली ज़्यादा ताकतवर हो गया, ठीक है। किंतु पेशवा माधवराव की मृत्यु के पश्चात, देखो 1760-61 में बना था ये स्वतंत्र शासक हैदर अली, अभी क्या हो गया 1774 से 76 में, काफ़ी साल उसको वेट करना पड़ा। पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद पेशवा क्या होता था, पेशवाई आई जब बाजीराव प्रथम के समय से। बाजीराव प्रथम जो है, जो बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी होगी, उसमें जो बाजीराव प्रथम है वो बहुत ताकतवर पेशवा, उसके समय से पेशवा प्रमुख होने लगा वहाँ पे, ठीक है।
कहाँ पे? मराठों में। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, तो वो प्रमुख पद हो गया, वहाँ से पेशवाई डेवलप हो गई। ये मोस्टली पुणे वाले क्षेत्र में थे जहाँ पे ये शनिवार वाड़ा वगैरह है, ठीक है, वहीं पे पेशवा लोग रहते थे। तो पेशवा माधवराव की मृत्यु के पश्चात 1774 से 76 में न केवल अपने खोए हुए प्रदेश जीते, किसने? हैदर अली ने। कौन है यहाँ पे? हैदर अली। हैदर अली ने न केवल अपने खोए हुए प्रदेश जीते बल्कि और भी प्रदेश जीत लिए। क्या? बेलारी, कुडप्पा, गूटी, मालाबार तथा करनूल प्रदेशों को भी जीत लिया, ठीक है ना। तो जब ये मराठों से पराजित हुआ था तो इसको कुछ क्षेत्र देने पड़े थे, मराठों को देने ही पड़ेंगे। तो वापस क्या हुआ कि जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई तो हैदर अली ने अपने खोए हुए प्रदेश तो जीत ही लिए और बाकी क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया, वो भी जीत लिया, ठीक है। इसने एक और छोटा सा काम किया था, क्या हो सकता है कभी पूछ ले, वेदनूर का नाम हैदर नगर रख दिया अपने नाम पे। क्या रख दिया? हैदर नगर। वेदनूर एक नगर का नाम था, इसने वेदनूर का नाम बदलकर हैदर नगर रख दिया। ये हो सकता है कभी पूछ ले, इसलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। अब देखो, आप बोलेंगे हैदर अली पराजित कब हुआ? ये इसका है, प्रथम आंग्ल मैसूर में क्या हो जाता है, हैदर अली जीत जाता है, एक तरीके से जीत जाता है और अंग्रेजों और हैदर अली के बीच संधि हो जाती है। वो संधि कौन करता है? हैदर अली के अकॉर्डिंग संधि होती है। वैसे क्या होता था, अंग्रेज जीतते थे तो अंग्रेज जो चाहते थे, जैसे मैंने बंगाल में बताया, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से हुई। तो वो किसके अकॉर्डिंग थी? क्लाइव के अकॉर्डिंग। मैंने बताया था ना कि क्लाइव को इतना भी टाइम नहीं लगा जितना एक गधे को बेचने या खरीदने में लगता है, उतना भी बार्गेनिंग करने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो जो संधि थी वो किसके अकॉर्डिंग थी? अंग्रेजों के अकॉर्डिंग थी, अंग्रेजों के अनुसार थी। लेकिन यहाँ पे जो संधि हुई वो किसके अनुसार थी? हैदर अली। तो हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांग मैसूर युद्ध। अगला जो वीडियो होगा उसमें ये डिटेल से आएगा और ये बहुत हो सकता है लंबा वीडियो हो, क्योंकि ये पूरा समाप्त करना होगा और टीपू के बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। तो चलो ये देखते हैं। तो इसने क्या किया, दक्कन में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को हराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अंग्रेज यहाँ पे पहली बार अंग्रेजों को हार का मुंह देखना पड़ा। किससे? हैदर अली से। लेकिन प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से अंग्रेज तो हार गए, लेकिन यहीं पे समाप्त तो नहीं हो गया युद्ध। तो क्या चला, ये 4 युद्ध हुए। तो रिजल्ट तो ये लास्ट में आएगा। लास्ट में क्या हो जाता है, मैसूर सहायक संधि प्रणाली स्वीकार कर लेता है, सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। लॉर्ड वेलीजली आ जाता है उस समय तक और सहायक संधि प्रणाली लाद दी जाती है मैसूर पे। टीपू सुल्तान भी युद्ध में मारा जाता है, ख़त्म हो जाता है वहीं से। ये जो दो इनके योग्य सेना नायक थे, कौन? हैदर अली और टीपू सुल्तान, वो दोनों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। वैसे ये दोनों लोग जीते क्यों? क्योंकि इन्होंने, आपको याद होगा मैंने बताया था, फ्रांसीसियों से आधुनिक शस्त्रागार की, उनकी सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कराई। तो ये हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने अपने सैनिकों को आधुनिक सैनिक बनाया और अपने हथियारों को भी आधुनिक बनाया, ठीक है, फ्रांसीसियों की सहायता से। तो वो एक इनका मेन रीजन था। और दूसरा, जब टीपू सुल्तान आया तो टीपू ने भी इसी को जारी रखा, ठीक है। वो और भी हैदर अली से 4 कदम आगे था और उसने भी अपनी सेना को क्या बनाया, आधुनिक बनाया। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदर अली और टीपू सुल्तान। यहाँ पे देखते हैं, दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। तो आपने यहाँ पे देखा कि हैदर अली ने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर दी मैसूर की, ठीक है। अब ये अंग्रेजों के अधीन भी हो जाएगा। आपने बंगाल पढ़ा, बंगाल भी स्वतंत्र बना और अंग्रेजों के अधीन हो गया। वैसे ही
हैदराबाद स्वतंत्र बना और अंग्रेज़ों के अधीन हो गया, वैसे ही मैसूर बनेगा और अंग्रेज़ों के अधीन हो जाएगा। अवध तो पहले ही हो चुका था, मैंने बता दिया है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ठीक है, क्योंकि उसमें तीनों लोग पराजित हुए, बंगाल, मुगल सम्राट और अवध के नवाब, 3 लोग थे, त्रिगुट बनाया था, वो लोग पराजित हुए। अभी आपको क्या करना है, ये देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ, 1767 से 1769 तक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1780 से 1784। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही घायल हो जाता है हैदर अली और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब हैदर अली घायल हो जाता है तो टीपू कौन है, हैदर अली का पुत्र है, तो टीपू सुल्तान वहाँ पे क्या कर लेता है, मोर्चा संभाल लेता है और हैदर अली की जगह टीपू आके युद्ध करने लगता है इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1790 से 1792। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1799। ये निर्णायक था और इसमें टीपू पराजित हो जाता है और अंग्रेज यहाँ पे अपने इसको अधीन कर लेते हैं। किसको, मैसूर को। मैसूर को भी अंग्रेज़ों ने अधीन कर लिया। समझ में आया, ठीक है। अभी देखो, मैंने आपको बताया था कि जो ये आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहे थे, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ना कैसे है, इसीलिए मैं सब ये बता देता हूँ अगले वीडियो में, क्योंकि पूरा बोर्ड फुल होगा, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ डेटा मिलेगा और वो मैं डिस्कस करूँगा। तो अभी यहाँ पे आप उसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए सारी क्या है आंग्ल मैसूर युद्ध की। हैदराबाद स्वतंत्र राज्य बन गया, आपको पता है। अभी आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है। आंग्ल मैसूर युद्ध होगा तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि कब हुआ, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है, कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, फिर किसके साथ हुआ, कब हुआ। मोटा मोटी तो आप क्या समझेंगे कि हैदर अली, कुछ तो हैदर अली वर्सेस अंग्रेज। अब अंग्रेज में से कभी कभी नाम पूछ लेता है, कौन था उस समय गवर्नर, ये भी सब लिखाना है। अंग्रेज और कुछ हुए टीपू वर्सेस अंग्रेज, ठीक है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, किसके साथ हुआ, वो याद रखना है। और जब ये युद्ध समाप्त होते थे तो संधियां कौन कौन सी होती थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है ये कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो कौन कौन सी संधियां हुई, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो कौन सी संधि हुई, क्योंकि कोई युद्ध होगा तो किसी न किसी संधि से ही समाप्त होगा, ठीक है। दोनों के बीच में संधियां होंगी, किसमें, मैसूर और अंग्रेज के बीच संधियां होगी, मीन्स हैदर अली अंग्रेज और टीपू और अंग्रेज। तो कौन कौन सी संधियां हुई, ठीक है, और संधियों की शर्तें क्या क्या थी, तो ये आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। कब हुआ, किसके साथ हुआ और कौन कौन सी क्या है इसमें संधियां हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मराठे एवं निजाम किसकी तरफ थे। मराठे एवं निजाम किस तरफ थे, तो ये आपको इन 4 पॉइंटों पे हम हर युद्ध को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि कोई भी युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, किसके साथ हुआ, इधर हैदर अली इधर अंग्रेजों में कौन था, फिर उनके बीच जब युद्ध समाप्त हुआ तो संधियां कौन सी हुई, और मराठे एवं निजाम किसकी तरफ थे। अगर आप हर युद्ध को इन 4 पॉइंटों के साथ याद कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन इन आंग्ल मैसूर युद्ध से गलत नहीं होगा। ये थोड़ा सा उलझा हुआ टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध, किसमें, इसमें एंटिटी बहुत ज़्यादा है, मराठे भी हैं, निजाम भी हैं, और कभी कभी तो कर्नाटक भी आ जाता है इसमें, उसका भी हस्तक्षेप रहता है, क्योंकि ये सब दक्षिण और दक्कन के ही राज्य हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या है, यहाँ पे कर्नाटक भी आ जाता है। तो ये सब इनको भी समझना है, और इनके बीच में तो युद्ध हो ही रहा है, ठीक है। तो ये और उनके बाद कौन कौन सी संधियाँ हुई, जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर की संधियाँ हुई, फिर उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ,
क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधियों का उल्लंघन हुआ, ठीक है, तो इसलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। फिर तृतीय क्यों हुआ, तो ये आपको देखना। वैसे अंग्रेज़ों की आदत है, वो एक बार में जीतते नहीं हैं। पहले युद्ध में वो हार गए, दूसरे युद्ध में लगभग बराबर रहे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, पहले युद्ध करते थे, उसको छेड़ते थे। जैसे मैंने औरंगजेब के समय भी आपको बताया था कि उन्होंने क्या कर दिया था, हुगली पर आक्रमण कर दिया था, फिर वहाँ से भाग गए थे, है ना। फिर जॉब चौरनॉक आए, उन्होंने माफ़ी मांगी कि अब नहीं होगा। तो वो ऐसा उनका पूरा इतिहास है, अंग्रेज़ों का पूरा इतिहास है कि जो भारतीयों के जो स्वतंत्र भारतीय राज्य हैं उन पे कब्जा करने का उनका इतिहास है कि वो एक बार में कोई भी नहीं जीतेंगे। जैसे कर्नाटक युद्ध है, ठीक है, तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध कैसे 3 युद्ध हुए, उसमें भी तो एक बार में नहीं जीता अंग्रेज़ों ने। पहले युद्ध हुआ, संधियाँ हुई, फिर दोबारा युद्ध हुआ, फिर संधियाँ हुई, फिर तिबारा हुआ और कब्जा कर लिया। ऐसे यहाँ पे क्या है, जैसे वहाँ पे क्या हुआ, प्लासी हुआ, फिर बक्सर हुआ, कब्जा कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तृतीय हुआ, चतुर्थ हुआ। पहला हुआ संधि हुई, फिर दूसरा हुआ, फिर संधियाँ हुई, तीसरा हुआ, फिर संधि हुआ, चौथा हुआ, जीत लिया। तो ये अंग्रेज़ों का एक यूएसपी रही है, या एक इतिहास रहा है कि वो इसी हिसाब से संधियाँ, दुश्मन को कमज़ोर किया, युद्ध किया, फिर वापस हट गए, फिर अपनी शक्ति को मजबूत किया। दुश्मन कर पाया नहीं कर पाया वो नहीं पता, लेकिन वो अपने आप को मजबूत किया और ताकत से लड़े कि हमें जो कमियां रह गई वो सुधारेंगे। अगर वो हार रहे हैं तो माफ़ी मांग लेंगे, संधियां कर लेंगे। अगर वो जीत रहे हैं तो संधियां अपने अकॉर्डिंग करेंगे, तब भी वो नहीं जीतेंगे, क्योंकि उनका क्या था, धीरे धीरे करके पूरा क्षेत्र जीतना, ठीक है। तो वो इनका एक इतिहास रहा है अंग्रेज़ों का कि ये धीरे धीरे वो लोग क्या करते रहे, ये करते रहे, ठीक है। तो अभी आप एक यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए कि उस समय गवर्नर जनरल का कालक्रम, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, तो मैं आपको वो लिखा देता हूँ, ठीक है। आपको पता होगा कि पहले क्लाइव आया था, क्लाइव को प्लासी के बाद क्लाइव को गवर्नर बनाया गया, पता था। क्लाइव के बाद फिर और छोटे छोटे आए, जैसे हॉलवेल का मैंने नाम लिया था, ठीक है ना। तो ये सब अभी वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं, अभी हम सिर्फ यहाँ पे हम पूरा गवर्नर जनरल फिर एक बार फिर से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में जिनका नाम आता है वो आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें, और फिर आपको पता है कि 1772 में कौन आ जाता है, वारेन हेस्टिंग आता है, वो 1785 तक रहता है, तो आप वो लिख लीजिए। पहला आपका आता है वेरेलॉस्ट, हाँ मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ गवर्नर जनरल, जो इनके लगभग समकालीन रहेंगे। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 1767 से अगर हमें 1900 तक के गवर्नर जनरल पता हो जाए बंगाल के, तो हमें हो जाएगा, हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ये याद रखना है जब अगला वीडियो पढ़ेंगे, और जो मैं ये लिखा रहा हूँ ये याद रखना है। तो आप ये लिख लीजिए, वेरेलॉस्ट, गवर्नर वेरेलॉस्ट, गवर्नर तो है ही है, ठीक है। पहला वेरेलॉस्ट 1767 से 1769, ठीक है। 1767 से 1769। फिर आपके आते हैं कार्टियर, इसके बाद कौन आता है, कार्टियर, ये सब नोट कर लीजिए। कार्टियर आपका है 1769 से 1772। फिर आपका आता है वॉरेन हेस्टिंग, ये लंबे समय तक रहता है 1772 से 1785। इसी के समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इसके अधीन पे मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी आ गए। तो यहाँ से ये और पावरफुल हो जाता है 1773 से, ठीक है। तभी ये लोग ये यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भारी पड़ते हैं थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि एक सेंट्रल फोर्स काम कर रही होती है, बंगाल का गवर्नर जनरल, जिनके अधीन में ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है। फिर वॉरेन हेस्टिंग के बाद फिर छोटे छोटे और आए, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन रहे, ठीक है ना, वो लिखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस,
जब हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो पूरा जो बीच बीच में भी आए छोटे छोटे वो भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे आप ये लिख लो। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका आता है 1786 से 1793। ठीक है, इसका मतलब अभी आप सब समझ जाएंगे कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध होता है तो कौन रहता है, वॉरेन हेस्टिंग 1772 1785। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध होता है तो कौन रहता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन रहता है, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो हमें सिर्फ लॉर्ड वेलेजली ही लिखना है, उसके बीच में जो आए सर जॉन शोर आए ये सब हमें नहीं लिखना, लॉर्ड वेलेजली लिख लो, आपका काम हो जाएगा बस। लॉर्ड वेलेजली बहुत एग्रेसिव था, इसने सहायक संधि प्रणाली अपनाई थी 1798 से 1805। तो अभी आप कंपैरिजन कर पा रहे होंगे। यहाँ पे देखो, वेरे लास्ट के समय प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, ये देखो 1767 से 1769, वेरे लास्ट के समय प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। कर्टियर के समय कुछ नहीं हुआ, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, आप इसको याद मत रखिए, अभी यहाँ पे इसको याद नहीं रखना है। फिर आपको ये 3 याद रखने हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको हटा ही देता हूँ, आप इसको याद ही मत रखिए। ठीक है, अभी आपको ये 4 याद रखना है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन था गवर्नर, वेरे लास्ट 1767 से 1769। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन था, वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785, उसी बीच में आता है ये। ठीक है, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन था आपका, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1786 1793, इसी के समय हुआ ये तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। और फिर लॉर्ड वेलेजली के समय क्या हुआ, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। याद हो गया अभी आपको ये, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध वेरे लास्ट के समय, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में आपने क्या याद कर लिया कि हैदर अली था इन दोनों में, और इन दोनों में टीपू सुल्तान था, इसमें भी टीपू सुल्तान आ गया द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में, लेकिन हैदर अली की मृत्यु होने के बाद। तो ये पता चल गया अंग्रेज़ों की तरफ से कौन कौन था, ये आपको पता चल गया। इसमें से और भी आता, जैसे इसमें कर्नल स्मिथ था, वो था, ये मोर्चा संभाला हुआ था, तो वो हार जाता है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में। और गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप पैरेलल ऐसा लिख लीजिए। और अगला जब हम लोग आएंगे तो ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम पूरे एंग्लो मैसूर युद्ध को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। जो मैंने 4 पॉइंट बताए उनमें से 2 आपको क्लियर हुआ, कब हुआ लिखा है, किसके किसके बीच हुआ वो लिखा हुआ है, किसके किसके बीच हुआ, हैदर अली वेरे लास्ट, दूसरा हैदर अली वॉरेन हेस्टिंग, टीपू सुल्तान वॉरेन हेस्टिंग, टीपू सुल्तान कॉर्नवालिस, टीपू सुल्तान वेलेजली। हो गया, तो 2 हम लोग एस्पेक्ट कवर कर चुके हैं। अभी कौन कौन सी संधियाँ हुई और मराठे निजाम एवं कर्नाटक के नवाब किसके तरफ थे वो हमें समझना है। तो यहीं तक ही आज का, फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, धन्यवाद।